नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले इस बार नए नियमों के साथ ही कई मुद्दों पर घमासान की भी तैयारी है। जहां एक तरफ नए नियमों को लेकर कोलाहल जारी है, तो वहीं जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए भी लामबंद नजर आ रही है। अब देखना यह है कि यूपी सरकार का ये सत्र लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आने वाले अनुपूरक बजट में जनता से जुड़ी योजनाओं की उम्मीद के साथ और क्या क्या लेकर आता है। तो आज इसी पर होगी बात, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 28 नवंबर से होने जा रही है। वहीं इस बार का शीतकालीन सत्र बेहद अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि शीतकालीन सत्र अब नए नियमों के तहत संचालित किया जाएगा, जिसके तहत अब विधानसभा सदस्य अपने साथ सदन में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे। विधानसभा की कार्यवाही 65 सालों बाद बनाई गई नई नियमावली के तहत संचालित होगी। दरअसल अक्सर सदन में कई नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते रहते थे, जिन्हें लेकर अक्सर सवाल खड़े होने के साथ ही विवाद की स्थिति बन जाती थी। ऐसे में अब यूपी की विधानसभा के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब विधानसभा सदस्य सत्र के दौरान सदन के अंदर मोबाइल फोन, झंडे, प्रतीक चिन्ह या कोई अन्य प्रदर्शन करने वाले सामान को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अनुपूरक बजट 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है, ताकि चुनाव से पहले तमाम योजनाओं और विकास परियोजनाओं को तेजी से अमली जामा पहनाया जा सके। विधानसभा सत्र में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने नए नियम बनाए हैं और उन नए नियमों के तहत हम सब विधानसभा में कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और सभी सदस्यों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नई नियमावली के अनुसार माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के निर्देशों के अनुरूप हम सब काम करेंगे। देखिए, चुनाव अंतिम प्रहर में है और भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह अच्छा प्रदर्शन किया है। हम प्रचंड बहुमत के साथ पुनः जीत रहे हैं और जहां विपक्ष की सरकार है वहां भी हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। आप वेट करिए, ये इल्जाम का दौर चुनाव में चलता है, लेकिन बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घेरेगा विपक्ष। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी दल जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के नेता जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार सरकार पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सपा से लेकर कांग्रेस जातीय जनगणना के मुद्दे पर हावी नजर आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र से लागू हो रही है नई नियमावली। दरअसल हाल ही में अगस्त के महीने में मानसून सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 2023 को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद बनाई गई नई नियमावली शीतकालीन सत्र से लागू हो रही है। ऐसे में अब नेशनल ई विधान लागू होने की वजह से विधानसभा सदस्यों की वर्चुअल उपस्थिति का प्रावधान भी शामिल किया गया है, जिसके तहत विधायक अपने घर में ही सदन की कार्यवाही से वर्चुअली जुड़ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसके बाद आपको सुनवाते हैं कि सत्र से ठीक पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का केवल दिखावा करना चाहती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का सत्र केवल 3 दिन होगा। समाजवादी पार्टी उसको बढ़ा के 15 दिन करने की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जनता के मुद्दों से, गरीबों से, मजदूरों से, नौजवानों के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। केवल अनुपूरक बजट को पास करने के लिए सत्र बुलाया गया है। विभागों के 75% बजट ही खर्च हो चुके हैं, इसलिए अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी वो लोकतंत्र में विरोध के तरीकों को भी नई नियमावली से रोक देना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबा देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी गरीबों की, मजदूरों की आवाज को उठाती रहेगी। भाजपा सरकार जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, जो एक संवैधानिक सदन को लेकर व्यवस्था है, उसका उल्लंघन कर रही है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सत्र चले, जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर है, उस पर चर्चा हो। सरकार चर्चा से भागना चाहती है, इसीलिए वो बजट को 4 दिन का रखा है इन्होंने, और उसके साथ में अनुपूरक बजट के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं हो रही। जो पिछला बजट हुआ था उसका क्या हुआ?
तो प्रदेश की सरकार तानाशाही पर उतारू है। वो जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार जनता के मुद्दों को उठा रही, विधानसभा के कार्यालय को भी हमारे उन्होंने ले लिया है। अरे कभी भारतीय जनता पार्टी भी 1 सीट 0 सीट पर थी, लेकिन हमने कभी भी उनका अपमान नहीं किया। जनता है, सब देख रही, समय आने पर सबक सिखाएगी। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकने से काम चलने वाला नहीं, हम भागने नहीं देंगे। तो विधानसभा सत्र से पहले होने वाली राजनीतिक गहमा गहमी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपका परिचय करा देती हूं। प्रदीप भटनागर जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अशोक तिवारी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रतन तिवारी जी कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल प्रदीप भटनागर जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है सबसे पहले कि बड़ा राज्य है, कम से कम 15 दिन की वो मांग कर रहे थे, लेकिन मुद्दों पर चर्चा ना हो और केवल अनुपूरक बजट के लिए सत्र लाया गया है। अगर सत्र लाया गया है तो चर्चाओं के लिए लाया गया है। जो लोग चर्चाएं नहीं करते और केवल पर्चे दिखाते हैं और पर्चे फेंकते हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष पे हमला करने की कोशिश करते हैं, जो विधानसभा चलने नहीं देते हैं, ये तो उनको सोचना है कि विधानसभा कैसे चलेगी और आप अपने मुद्दे कैसे उठाएंगे। आपके जो गणमान्य विधायक हैं, जो क्षेत्र में विकास के लिए काम करने के जनता ने चुना है, आप उनके विषय में कभी बात नहीं करते। आप कभी विधायकों का कभी भी ये नहीं बताते कि भाई हमने इतने उच्च स्तर के काम करे जनता के लिए। आप विधानसभा में बताइए ना जनता को, जनता सुनना चाहती है कि आप मेरे लिए क्या किया। जनता रिझाने के लिए आप जो मर्जी बोलते रहिए, टीवी पे मीडिया पे जो मर्जी बोलते रहिए, मगर आपको सच सामने लानी पड़ेगी। सत्र की बात यह है, जो प्रदेश की जरूरतें हैं, गरीब की जरूरतें हैं, निचले आदमी को जो चीजें, उन पे सत्र पे काम होना चाहिए। सरकार चाहती है कि विपक्ष भी बैठे, उससे गणना करे, विचार करे। नहीं, लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि आप केवल अनुपूरक बजट लाना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है, इसलिए आप अनुपूरक बजट के सहारे कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी विधानसभा में बोले कि देखिए हम इतने 1000 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे, या इतना फंड छोड़ के गए थे, इतना विकास छोड़ के गए थे, और इसे सरकार ने काम करने का सोचा नहीं, ना इस फंड को बढ़ाने की सोचा। और हमने जो फंड इकट्ठा करा था, जो जनता के लिए, जो फायदे के लिए किए काम, आपने नहीं किए, तो अच्छा भी लगे। हम तो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी विधानसभा के अंदर बताए कि हम कितना विकसित गए थे प्रदेश को छोड़ के, कितने 1000 करोड़ रुपए छोड़े गए थे। अशोक तिवारी जी गए थे केवल चाराने, और चाराने के नाम पे भी केवल हवा छोड़ के गए थे और कुछ ही छोड़ गए थे। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके से प्रदेश को पैसे में, धन में, कमाई को बढ़ाने में काम करा, जो प्रदेश का विकास हो सके। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन छोड़ के गए तो अब बात बहुत पुरानी हो गई है, 6.5 साल हो गए, 6.5 साल तो आप ही चला रहे हैं। अधिकार उसको होता है जिसने कुछ किया हो प्रदेश के लिए, और मुझे उम्मीद है कि तितर बितर कहीं भागेंगे नहीं, सही जवाब देंगे, आज के विषय पर जवाब देंगे। अशोक जी, अगर मुझे उम्मीद है कि रुकेंगे नहीं है। अशोक जी जवाब दीजिएगा। उनका कहना है कि वो तो आपसे हिसाब मांग रहे हैं कि आप अपनी योजनाएं बता दें, क्या क्या छोड़ के गए थे। जी प्रियंका जी, अच्छी बात है। देखिए प्रियंका जी, आज जनता बहुत जागरूक है। पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छल के जरिए चुनाव जीते, अब जनता के सामने आईने की तरफ से स्पष्ट है इनकी तस्वीर, और ये भाग रहे हैं, ये जनता से भाग रहे हैं, जनता के मुद्दों से भाग रहे हैं, चर्चा करने से भाग रहे हैं। आज इनके पास ये हैसियत नहीं है कि ये बता सकें कि महंगाई किस तरह से दूर होगी। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 4 दिन का समय है, आप देखिए आपको किस तरह से चर्चा करनी है। आप देखिए प्रियंका जी, वो जो कह रहे हैं वो तानाशाही की बातें जो करते हैं, 4 दिन का समय है, एरोगेंस हो गए हैं। जनता उनकी इस एरोगेंसी का जवाब देने जा रही है। जनता अब उन्हें चुनेगी ही नहीं, जो बिल्कुल बिलबिलाएंगे और सत्ता से दूर बरसों बरस रहेंगे, तब उनको अपनी हैसियत पता चलेगी। उन्होंने जिस प्रकार से जनता को छला है, जिस प्रकार से जनता को मूर्ख समझ करके आज भी मूर्ख समझ रहे हैं, जनता समझ नहीं रही क्या? जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, आज क्या हाल है, स्वास्थ्य बेहाल है, शिक्षा बदहाल है, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, महिलाएं सुरक्षा नहीं पा रही हैं,
हालात इतने बदतर है, किसान बिल्कुल खुदकुशी के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही है, उनके संसाधन जो महंगे हो रहे हैं, खाद मिल नहीं रही है, खाद के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात ये है कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। 5 किलो राशन देकर के उनको जिंदा करने की जो कवायद कर रहे हैं, ये उस कवायद पर अब जनता वोट देने वाली नहीं है। जनता चाहती है कम से कम 15 दिन का 10-12 दिन का जनता पढ़ी लिखी हो गई है। जैसे हमारा युवा वर्ग जो है वो जागरूक हो गया है, वो चाहता है कि आप चर्चा में करो, कम से कम किस प्रकार से आप महंगाई दूर करोगे, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा प्रदेश से, देश से। ठीक है अशोक जी, अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है, इन तमाम मुद्दों की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन अशोक जी इन तमाम मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक मुद्दा है जिसको लेकर आप बड़े जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, आप जिस मुद्दे की बात कर रही है वो पूरा देश जानता है। जातीय जनगणना के बगैर आज कांग्रेस जो नहीं चाहती थी वो भी अब मानने लगी है कि जातीय जनगणना हो, उसको भी समाजवादियों के झंडे तले आना पड़ा है। आज देश देख रहा है कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगी सामाजिक न्याय कैसे होगा। सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि जो देश का और प्रदेश का जो मिश्रा है बिल्कुल पीछे हिस्सा चला गया है, जिसको कोई बराबरी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है हर तरफ से, उसको लाया जाए। खाली झूठे ढोल पीट रही है भाजपा और पिछड़ों का वोट लेना चाहती है, रतन जी दलितों का वोट लेना चाहते हैं। रतन जी झूठ का पोल खुल गया है। रतन जी जातीय जनगणना तो होके ही रहेगी, रतन जी रोक नहीं पाएंगे। ठीक है अशोक जी मैं आती हूँ अशोक जी आपके पास आती हूँ। रतन जी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों का ही कहना है कि सत्र के ये दिन आपको कम लग रहे हैं और ज्यादा दिन सत्र में होने चाहिए थे ताकि आप तमाम मुद्दे पर बहस करें। लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो समझ में आ रहा है, जो तरह से अशोक जी भी कह रहे हैं और आपकी पार्टी भी तैयारी कर रही है, लग रहा है कि इन तमाम मुद्दों के ऊपर जातीय जनगणना है। देखिए प्रियंका जी, हर पार्टी, हर विपक्ष चाहता है कि पर्याप्त समय मिले, उस समय में हम जनता की वकालत कर लें और सरकार कोई भी गलत अगर नीति लेके आती है तो उसका खुलकर विरोध कर सकते। आप देखिए ना, ऐसा कौन सा कानून इन लोगों ने बना लिया कि हम वहां पे विरोध भी नहीं कर सकते। समय भी देखिए 4 दिन का मिला है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, किसानों की बात होगी, जनता की बात होगी, महंगाई की बात होगी और जनगणना की भी बात होगी। तमाम उस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं जो सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। इसके लिए ये लोग 4 दिन का समय रखें। प्रियंका जी, आप देखे थे लोकसभा सदन में मणिपुर पे जब हम चर्चा कराने की वकालत कर रहे थे, यह लोग हमारी माइक बंद कर देते थे, विपक्ष की आवाज को दबाते थे और जब हमने मजबूती से बात रखनी शुरू की तो हमारे कई नेताओं को निलंबित कर दिया गया। तो आप देख लेना, उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष के कई नेताओं को निलंबित करने की भी तैयारी चल रही है और यह सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का पाप कर रही है। नहीं, लेकिन रतन तिवारी जी, विधानसभा में किन मुद्दों पर चर्चा होगी इसका निर्णय तो विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। तो आप तमाम मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, आप जरूर अपने लिस्ट जरूर रख सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट की भी आप बात करें तो सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी यदि देखा जाए तो जातीय जनगणना नजर आ रही है। प्रियंका जी, जातिगत जनगणना तो हमारा मुद्दा है, किसानों की भी बात होगी और ये जो बजट लेके आने वाले हैं, ये हमारे मित्र ने सही कहा, यह आगामी लोकसभा चुनाव को लेके 40-50 हजार करोड़ का बजट लेके आना चाहते हैं और ऐसे बजट लेके आएंगे जो अपने मन मुताबिक होगा, जनता को कोई फायदा नहीं होगा, इनके उद्योगपतियों मित्रों को ही फायदा होगा। तो इसके लिए विपक्ष को तो अवसर मिलना चाहिए इनके नाकामियों को गिनाने का। ठीक है, नो मोबाइल फोन और जो झंडे, बैनर और तमाम चीजें जो हैं अब विधानसभा में ले जाना परमिशन नहीं है उसकी, उस पर क्या कहना है आपका? क्या इस पर भी आपत्ति है आपको? बिल्कुल आपत्ति है। अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, या वही सब कर रहे हैं जो अंग्रेज करते थे और पूरी तरीके से अंग्रेजों से इन लोग प्रेरित हैं और बिल्कुल अंग्रेजों की कॉपी और नकल करने का काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए कभी हम इसको समर्थन नहीं करते। प्रदीप जी, जवाब दीजिएगा इस पर। ये नियम जब लाया गया तो क्या विपक्ष से चर्चा नहीं हुई? मैं थोड़ा सा एक तो चीजें बता दूं। पहले तो ये बताना पड़ेगा कांग्रेस को आप मुद्दा क्या उठाएंगे और आपका जनाधार विधानसभा में क्या है। पहली चीज ये ना भूले कि आप क्या हैं और क्या थे आप। दूसरी चीज इन्होंने कहा अब जो है विधानसभा नहीं, प्रदीप भटनागर जी, संख्या चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जनता के मुद्दे विधानसभा में जो भी प्रतिनिधि है उसे उठाने का तो पूरा अधिकार है ना। आप संख्या के आधार पर ये तो नहीं कह सकते ना कि आपकी संख्या कम है तो आप बात ही नहीं करेंगे। जनता के मुद्दे वो अच्छे लगते हैं जो विरोध ना करते हो, जो हर समय विरोध के स्वरों में रहते हो,
उनको अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलते हुए। और आपको बता देता हूँ, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा पेपर फ्री है। अरे प्रदीप जी, अगर आपकी भाषा बोलने लगे तो फिर वो कांग्रेस कैसे? ये बात तो सही कही आपने। नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन अगर वो विपक्षी पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि आपकी विचारधारा से अलग होगी। कैसे नहीं, चलो इसलिए देखिए, एक देश की विधानसभा उत्तर प्रदेश ऐसी है जो कि पेपर फ्री है, इसलिए लेके जाना है आपको, बात उठाने ले जाना, पोस्टर दिखाने ले जाना है। अब ये क्या बात कर रहे थे मणिपुर की, जरा पूछिए ना राहुल गांधी जी से, जब मणिपुर की चर्चा चल रही थी कौन भागा था बाहर सबको लेके? 2 घंटे प्रधानमंत्री बोले, जब बोलने आए मणिपुर की, अब सब भाग गए। मणिपुर के मुद्दे पर मैं नहीं आऊंगी, बोलेंगे नहीं, पहली चीज। मैं आ रहा हूँ, मैं अब चीजों को देखो जवाब तो देना पड़ेगा, जो सवाल आए मेरे पास। और थोड़ा सा मैं नहीं, उनका कहना है कि नो मोबाइल फोन की जो पॉलिसी आप लेकर आए हैं ये एक डिक्टेटरशिप वाला फैसला है, इस पर चर्चा तो उनसे की नहीं है। सपा को भी नाराजगी है और कांग्रेस को भी नाराजगी है। देखिए, डिक्टेटरशिप वाली बात तो ये है, ये लोग वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको धमका के कैदा करके समझाया जा सकता है। नहीं तो प्रदेश का जगह बदहाल उत्तर प्रदेश ने करा, समाजवादी पार्टी ने करा, वो हमने देखा। आज तक माननीय अखिलेश यादव जी कभी भी मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। अरे बाबू कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री रहे। आप ना बोलो तो बढ़िया, आपका कुछ और आपकी पार्टी का सत्ता को समर्थन रहा है। ये मत भूलिए कि आपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई। आपका बोलना ही बेकार है तिवारी साहब, आपका बोलना ही बेकार है। आप ना बोलो उत्तर प्रदेश के बारे में, बढ़िया है। आपने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है, आपने लूट खसोट किया है, उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में किसानों को कुचलने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को लाठी डंडों से पीटने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम किया है। आपका ही विधायक उसमें लिप्त था। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम आप लोगों ने किया है। कैसी बातें करते हैं आप लोग? समाजवादी पार्टी से मैंने इतने सारे सवाल करे, समाजवादी पार्टी ने एक जवाब दिया कि आप कितना फंड छोड़ रहे थे। जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आपका ही विधायक कुलदीप सेंगर ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया। आप लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, किसानों को कुचलने का काम करते हैं। भटक गए मुद्दे से, आप जवाब जब युवा रोजगार मांगता है उसे डंडों से पीटते हैं। नहीं तिवारी जी, फिर आप यूपी के ये तमाम सवाल के ये मुद्दे आप विधानसभा में उठा सकते हैं, आपके पास समय होगा तो। जब हमको समय मिलता तो हम वकालत करेंगे, जनता की वकालत करेंगे। अशोक तिवारी जी, किसानों की आय दुगना कैसे मिला? 5 जिस प्रदेश के 5 मुख्यमंत्रियों का क्या विकास होता? सब केवल चाचा भतीजों में बैग का काम चलता रहा, बैग भरो भागो, बैग भरो भागो, बैग भरो भागो। पारिवारिक कले से 5 साल बीत गया, प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। रतन तिवारी कभी नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अलायंस बन चुके हैं। अरे मैं बोलूंगा, लेकिन प्रदीप जी, क्योंकि जनता के बनने ही नहीं। लेकिन प्रदीप जी, यहाँ पर नो मोबाइल फोन पॉलिसी को लेकर इनका साफ कहना है कि जिस तरह से ये डिक्टेटरशिप वाला फैसला आप लेके आए हैं, विचार विमर्श किया जा सकता था। कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर है, लेकिन आप विपक्ष का ओहदा ही नहीं देते उन्हें। सुनिए, मोबाइल नहीं, अच्छी बात है, मोबाइल अगर बैन लगाया है तो डिक्टेटरशिप नहीं है। मोबाइल घर रख के आइए, यहाँ आप जनता के काम के लिए आ रहे हैं, मोबाइल पे पिक्चर देखने के लिए नहीं आ रहे। अशोक तिवारी जी, नहीं आ रहे। सुना आपने जवाब? हमने समाजवादी पार्टी के टाइम में देखी कि कितना विधायक अश्लील पिक्चर देख रहे हैं, और खूब मीडिया ने दिखाया वो भी। अशोक तिवारी जी, जवाब सुना आपने प्रदीप जी का? अशोक तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बोलिए जी, मैं कह रही हूँ, आपने जवाब सुना प्रदीप जी का कि जनता के मुद्दे के लिए आप आते हैं, मोबाइल फोन की क्या जरूरत है? हमने सब कुछ बात सुन लिया, अब मैं अपनी बात प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जी देखिए, बहुत शालीनता से मैं आपके चैनल पर अपनी बात रख रहा हूँ प्रियंका जी, और शालीनता की आवश्यकता भी है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जनता के समक्ष अपना चरित्र प्रस्तुत कर रही है, अहंकार युक्त, घमंड युक्त, आज जनता उससे परिचित हो चुकी है। अब हमको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है उस पर। हालात ये है जो बार बार प्रदीप जी पूछ रहे हैं, तो भी बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया, माननीय अखिलेश यादव द्वारा किया गया विकास ही दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने जो विकास किया था, जिस प्रकार से डायल 100 लाए थे, अब 112 कर दिया, जिस प्रकार से एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, आज सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, आज नाकाम हो चुकी है। आज मरीजों को जो है स्टेशन तक नहीं मिल,
हाल है, बहुत बड़े मुख्यमंत्री बनते हैं विजय ठाकुर जी, लेकिन आज स्वास्थ्य का क्या हाल है ये पूरी जनता देख रही है। आज शिक्षा का हाल है, आज शिक्षा का व्यापार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और जो है आम आदमी, गरीब आदमी शिक्षा पा नहीं रहा है। समाज में बादशाह है, ये सब सारी चीजें जनता के सामने आ चुकी है। गैस का चूल्हा नहीं जला पा रहे हैं, आज महंगाई इस कदर है, लोग सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, आज बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता का हाल बेहाल है। प्रदीप जी के पास शब्द ही नहीं है, क्या बोलेंगे। प्रदीप जी प्रवक्ता है, अपनी बात बहुत मजबूरी में रख रहे हैं। आज जनता भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से 24 में विदाई करने जा रही है, उत्तर प्रदेश में 27 में करने जा रही है। अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। मोबाइल बंद ये तानाशाही, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। ये तानाशाही लाएंगे, मोबाइल बंद करेंगे, ये तानाशाही वाला मकान लाएंगे। तिवारी जी का पूरा हो जाए तो बताइएगा, मैं बोलूंगा। खून चूसेंगे, तिवारी जी आपका ये बात का जवाब दूंगा। देने वाली है। हाँ ठीक है तिवारी जी जवाब सुन लीजिए, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। भाजपा बिल्कुल हाल बेहाल है, आज केंद्र से विदाई हो रही है। आज मोदी जी को तमाम शब्दों से देश की जनता नवाज रही है। अरे तिवारी जी जवाब तो सुनिए, तिवारी जी बहुत समय दे दिया मैंने आपको, उनका ग्राफ गिर चुका है। ठीक है तिवारी जी अब आप दूसरे को बोलने तो दीजिएगा, जवाब तो सुनिए। जी प्रदीप जी। देखिए एक बात मुद्दे की नहीं करी अशोक तिवारी ने, मैंने एक विषय क्या बोले थे बिजली के बारे में। जनता मुझे खदेड़ने किया, जनता खदेड़ने जा रही तुमसे, अब खदेड़वाने में तैयार हो जाओ। जनता के बारे में जाने लायक नहीं हो, मुंह दिखाने लायक नहीं हो। इतना खून चूस लिया अपने जनता का, इतना महंगाई बढ़ा दी है, इतना बेरोजगारी, आज नौजवान भटक रहा है सड़कों के ऊपर, किसान तबाह हो गया है, खाद नहीं मिल रही है, आज उसको रोजगार नहीं मिल रहा है नौजवान को, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार जो है आप शिक्षा का तिवारी जी, प्रदीप जी आप जवाब दीजिएगा। तिवारी जी शांत हो जाइए। इस पक्ष पे बोलने के लिए कुछ नहीं है कि बात को 6 बार रिपीट करना है। अरे तिवारी जी 28 नवंबर से ही सत्र है, आपके विधायक पहुंचेंगे वहां पर, ये तमाम मुद्दे आप उठा सकते हैं, ज्यादा मजबूती से उठा सकते हैं। जी प्रदीप जी। महंगाई मुद्दा नहीं है क्या, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है क्या, अपराध जो बढ़ रहा है वो मुद्दा नहीं है क्या, शिक्षा नहीं पा रहे हैं लड़के, गरीब लड़के, वो मुद्दा नहीं है क्या। नहीं तो आप जवाब तो ले लीजिए ना। ये ब्लाइंड होते हैं, उनको मुद्दा दिखाई नहीं पड़ता है भाजपा को। अच्छा तिवारी जी ठीक है, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आप जनता के काम के लिए विधानसभा में जा रहे तो मोबाइल की जरूरत नहीं है। अरे ये इससे क्या फर्क पड़ता है, मोबाइल अगर लेके भी कुछ हो जाता है तो उनको क्या दिक्कत हो रही है। ये तरह से अपना ये रोग दिखा रहे हैं। नहीं लेकिन फिर नेताओं की वीडियो देखते हुए, जब वीडियो सामने आते हैं तो भी तो जनता के सामने कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होती है कि इन्हें हम प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं और विधानसभा में करते क्या है। देखिए ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो है जो चुन के जाता है उसकी एक गरिमा होती है, उसकी गरिमा का रतन तिवारी जी जिस तरह से प्रदीप जी का कहना है कि जनता के काम के लिए आप पहुंच रहे हैं विधानसभा में, तो मोबाइल की आवश्यकता वहां पर नहीं है। खास तौर से इस तरह के मुद्दों पे जब वो इस तरह की वीडियो निकलकर सामने आते हैं कि कहीं पे कोई विधायक बैठा वीडियो देखता हुआ नजर आ रहा है, कहीं विधानसभा की कार्रवाई में ध्यान नहीं है, तो ऐसे वीडियो भी कहीं ना कहीं जनता को ठगा हुआ महसूस करने का काम करते हैं कि किस लिए प्रतिनिधि को भेजा गया और हो क्या रहा है विधानसभा में। देखिए प्रियंका जी, हमारे भारत के अंदर ऐसी कोई परंपरा, ऐसा कोई कानून नहीं रहा है। हम सत्ता में थे या आज विपक्ष में हैं, तो हमने कभी भी विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं और विपक्ष को कभी नहीं कहा सरकार में होते हुए कि आप मोबाइल मत लेके आइए। मोबाइल का मामला लाने की क्या जरूरत है। मोबाइल से हम जब राजस्थान में सरकार में थे, छत्तीसगढ़ में सरकार में थे, जहाँ जहाँ हमारी सरकार थी, हमने तो विपक्ष को मोबाइल लाने की अनुमति दी। आज ऐसी क्या चटपटाहट है, ऐसी क्या दिक्कत है कि मोबाइल लाने पे मनाही हो रही है और लगातार ये लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो अपने मुद्दे उठाएंगे, मुद्दे जो जनता के हैं उसे उठाएंगे, लेकिन मोबाइल कहाँ पे आके अटक गया इसकी तो बात होनी चाहिए। और प्रियंका जी आप इनसे पूछिए ना, जो मध्य प्रदेश में ठीक है, समय मेरे पास नहीं है, वो तो उत्तर प्रदेश पहुंच गया है, उसको भी थोड़ा ज्ञान बांटते हैं। ठीक है, समय मेरे पास नहीं। प्रदीप जी 5 सेकंड लीजिएगा, बस मैं वाइंड अप करूंगी। समय अशोक तिवारी को ये नहीं पता कि 24 घंटे बिजली आती जब कपड़े सूखते थे, अब जो है
आज खत्म कर दिया है सरकार ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद, आपका अशोक जी बहुत धन्यवाद, और रतन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर चर्चा लगातार हम कर रहे थे विधानसभा सत्र से पहले जिस तरह से तमाम मुद्दों के साथ ही साथ नए नियम को लेकर भी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विरोध जता रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये तानाशाही फैसला है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा के सत्र के दौरान इन तमाम मुद्दों के साथ ही साथ और कौन कौन से मुद्दे हैं जो निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।